आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन कुमार। मैं गुणवत्ता आश्वासन ग्रुप से एनडीडीबी में काम करता हूं। मैं आप सभी का गुणवत्ता आश्वासन ग्रुप और सहकारिता प्रशिक्षण ग्रुप के ओर से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में बात करेंगे और उसका फायदा क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अभी देखते हैं कि इस सत्र का चर्चा का विषय यह है दूध के संबंध में गुणवत्ता क्या है, और दूसरा क्या है दूध खराब हो जाता है, उसका स्तर नीचे चला जाता है, उसका कारण क्या है, और तीसरा जो है गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन का महत्व क्या है, क्यों करना है, और चौथा है स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए सावधानियां क्या है, हमें कैसे स्वच्छ दूध उत्पादन करना है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अभी देखते हैं। पहला जो है स्वच्छ दूध उत्पादन जानकारी लेने से पहले हम एक बार भारत में कितना दूध उत्पादन होता है उसके दूध उत्पादन का परिदृश्य को देखते हैं। 1999 के बाद भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। जैसे कि लास्ट वर्ष 2019 और 20 में भारत देश में लगभग 200 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ है। उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति को अगर हम इस दूध को बांट लिया तो ऑलमोस्ट 407 ग्राम हर व्यक्ति के लिए मिलता है, प्रतिदिन के लिए मिलता है। ये सिर्फ जनसंख्या के आधार पर किया हुआ है, लेकिन ऐसा मत मानिए कि हम सब लोग 407 ग्राम हम दूध पी रहे हैं। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट ने बताया कि ऐसे हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सिफारिश है कि हमें मिनिमम 300 ग्राम दूध हमें डेली पीना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए हमें पीना चाहिए। और लेकिन दूध में तो हम पहला स्थान में, मतलब क्वांटिटी में हमारा स्थान आगे है, लेकिन क्वालिटी में हम कहाँ पे हैं। इसलिए दूध उत्पादन में अगर हम ये सोचने वाला बात है कि हम क्वालिटी में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए क्वालिटी और स्वच्छ दूध उत्पादन में हमारे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्वालिटी कमी होने का 2-3 कारण है। पहला जो है बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए किसान, और दूसरा जो है किसान लोगों को कितना जागरूकता या अवेयरनेस है इसके बारे में, जैसे डेयरिंग जो हम करते हैं उसके बारे में कितना अवेयरनेस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो है बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए किसान। अगर हमारा जो दूध का सिस्टम जो हम देखते हैं, चलिए इसमें हमारा व्यवस्था क्या है और विदेश देशों में कैसे रहता है, मिल्क कलेक्शन या संग्रहण व्यवस्था कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इंडियन कंडीशन में क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है हम हर जो किसान से दूध लेते हैं, जैसे इस मॉडल पे क्या है हम 500 ml देने वाला किसान से भी दूध लेते हैं, और या 100 लीटर दूध देने वाला किसान से भी हम दूध लेते हैं। यहाँ से दूध कहाँ जाता है हमारा सोसाइटी में, जैसे यहाँ पे दिया है। किसानों से दूध कलेक्ट करने के बाद हम इसको इकट्ठा करते हैं सोसाइटी लेवल पर। सोसाइटी लेवल से कहाँ जाता है, बीएमसी में, यहाँ पे जाके दूध 4 डिग्री के अंदर अंदर ठंडा हो जाता है। लेकिन हमारा जो पूरा भारत का अगर हम देखते हैं 50 करोड़ लीटर पर डे जो दूध उत्पादन हो रहा है, उसमें ऑलमोस्ट जो है 10 करोड़ लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन विदेशों में कैसे है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो राइट साइड में जो दिया है, विदेशों में क्या है लार्ज हर्ड साइज है, मतलब एक एक किसान मिनिमम 500 से 1000 तक गाय रखते हैं। यहाँ पे दूध भी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसके वजह से उनको जो आधुनिक टेक्निक यहाँ पे लागू होने का बहुत इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है मिल्किंग मशीन से तुरंत वो फार्म लेवल पे दूध ठंडा हो जाता है। इससे हमें देखना है कि हमारा स्तर और इनका जो विदेशों में कितना अंतर है। जैसे यहाँ पे दिया है हमारा जो स्तर में लगभग 3 जो स्टेप है, जो स्तर है अधिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही स्तर में ये सारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो है जागरूकता में अगर एग्जांपल देते हैं, जब हम डेयरी बिजनेस में हम इन्वॉल्व है तब हमें थोड़ा जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि जैसे पशुपालन और पोषण में चाहे उससे हमें स्वच्छ दूध उत्पादन और उसका क्वालिटी बढ़ाने में मदद हो। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जैसे पशु पोषण जो हम अभी भी जो हम पशु पोषण जो करते हैं या पालन करते हैं वो हमारा पुराना टेक्नोलॉजी ही हम यूज करते हैं। जैसे कि हरा चारा खिलाना, फॉर एग्जांपल जैसे कितना दाना देना है ना, या कितना हरा चारा देना, इन सारी चीजों में हमें इतना ध्यान नहीं है, जानकारी नहीं है। इसलिए कि अगर जैसे मान लीजिए मानसून में अगर ज्यादा हरा चारा मिलता है तो हम सिर्फ हरा चारा ही खिलाते हैं, उससे क्या होता है हमें जो फैट और एसएनएफ मिलना चाहिए वो भरपूर नहीं मिलेगा और उससे क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा।
और स्वच्छ दूध उत्पादन का महत्व क्यों है, मतलब आवश्यकता क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक आकलन के माध्यम पे, ऑलमोस्ट 2030 में लगभग हमें 200 से ज्यादा, मतलब 286 मिलियन टन दूध हमें चाहिए हमारा देश में, जो डोमेस्टिक या घरेलू मार्केट के लिए। मतलब अभी जो है 200 मिलियन टन हम उत्पादन कर रहे हैं, उससे अलावा हमें ऑलमोस्ट 60 मिलियन टन का आवश्यकता है। अगर हम इस दूध को या इस मांग को हम पूरा नहीं कर सकते तो दूध और दूध पदार्थ को हम दूसरा कंट्री से आयात करना पड़ेगा। अगर आयात करते हैं तो यहाँ पे जो डेयरी जो क्षेत्र है उसमें प्रभाव होगा, और उसका जो पैसा जो अभी मिल रहा है उससे भी कम दाम किसानों को मिलेगा। और दूसरा जो है, जो हमारा देश में सख्त कानून लागू हो चुका है, जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उसको बोलते हैं एफएसएसए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने इसके अंतर्गत हर जो खाद्य उत्पन्न है, जो दूध और दूध के उत्पाद भी उसमें शामिल है, सो उसमें क्या है, उन्होंने हर चीज के लिए जैसे स्टैंडर्ड या मानक को फिक्स किया है। सो ये सारे मानकों को हमें आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सो अगर हम पूरा नहीं करते हैं देन उस दूध को हम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो है, जागरूक उपभोक्ता। पहले क्या था, हमारा देश में दूध नहीं था, लेकिन 99 के बाद हमारे पास इतना दूध है, और उसके साथ साथ में भी हर स्टेट में, मतलब हर राज्य में जो ब्रांड भी बढ़ गया है, जैसे गोमती है या बेन मिल्क है, अमूल है, नंदिनी है, बहुत सारे ब्रांड अभी मार्केट में है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे जागरूक उपभोक्ता उनको चॉइस मिलता है, मतलब कौन सा दूध लेना है, जो उनको पसंद आता है, जिससे उनका आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वही दूध वो पसंद करता है। हमें इसलिए कि हमें भी ऐसा चाहिए कि अगर जो हमारा गोमती दूध को वो उपभोक्ता पसंद करे, उसका जो भी आवश्यकता है वो हमें पूरा करे, देन ओनली हमारा जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है, तो हमारा यूनियन भी अच्छा बोनस में आता है या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। इससे हम किसानों को भी ज्यादा पैसा दे सकते हैं। सर, और गुणवत्ता का महत्व क्या है। अगर अच्छा गुणवत्ता वाला दूध हमें मिलता है, हम अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षित डेयरी उत्पाद कर सकते हैं। जैसे कि जैसे बंगाल का हम बात करते हैं तो मिष्टी दही है, वो भी बहुत पूरा इंडिया में नहीं मिलता, लेकिन ये सिर्फ जो जहाँ पे बनता है कि जो बंगाल और उस एरिया में जो वेस्ट बंगाल में जो मिलता है, उसको हम यहाँ पे भी जैसे गुजरात में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या कर्नाटका में लोगों को भी पसंद है तो वहां पे भी इंट्रोड्यूस करते हैं, या महाराष्ट्र में या राजस्थान में भी उसको हम बेच सकते हैं। जैसे उससे क्या मिलता है कि अगर अच्छा गुणवत्ता वाला दूध है तो लंबे समय तक हम बना रखते हैं और दूर बाजार तक भी पहुंचाया जा सकता है। जैसे अमूल का जो दूध है, कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी आप मार्केट में वो मिल जाता है, इसलिए कि अगर क्वालिटी अच्छा है। जैसा सुधा डेयरी ने बंगाल में भी मार्केटिंग कर रहा है, जैसे बिहार से बंगाल जाके मार्केटिंग कर रहा है। बहुत सारे ऐसा डेयरी है कि कहीं कहीं दूर बाजार तक जाके मार्केटिंग करता है। उससे क्या होता है, जो लोकल ब्रांड के साथ साथ में उनका प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाता है, मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर कंपटीशन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उनको व्यापार भी बढ़ता है। इससे क्या होता है, दूध पदार्थ के निर्यात में सहायता, मतलब अगर लंबे समय तक रखते हैं। मैं बाद में एक स्लाइड है वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कौन सा प्रोडक्ट को हम बाहर, मतलब विदेशों में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, वो भी मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अभी हम बात करते हैं कि दूध के संबंध में गुणवत्ता क्या है। पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग, हाँ सर, ये समझते हैं कि गुणवत्ता क्या है। एक्चुअली क्वालिटी जो टर्म जो हम सुनते हैं, उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझने के लिए क्वालिटी क्या है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, मान लीजिए हमें टमाटर खरीदना है। जब हम टमाटर जब खरीदते हैं, खरीदने से पहले हमारा दिमाग में यह आता है कि टमाटर का जो क्वालिटी कैसे होना चाहिए, मतलब क्वालिटी मतलब उसके हमें जो सोचते हैं कि क्या कैसे होना चाहिए टमाटर। पहला जो है कि टमाटर का कलर पीला होना चाहिए या लाल होना चाहिए, वैसे सोचते हैं। दूसरा जो है साइज, बड़ा वाला होना चाहिए, छोटा वाला होना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट है, ज्यादा खट्टा वाला चाहिए या कम खट्टा वाला चाहिए, या ज्यादा पका हुआ चाहिए या कम पक हुआ चाहिए। ये सारे हमारा जो क्वालिटी जो पैरामीटर्स है। वैसे ही हम दूध के लिए भी हमारा जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स जो है, जो जैसे बताया था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया है, आवश्यकताओं को फिक्स किया है।
जैसे हम 3 आयाम से देखते हैं क्वालिटी पैरामीटर दूध में, जैसे कि सेंसरी या इंद्रियग्राही गुणवत्ता, और दूसरा जो है संरचन के आधार पर, जैसे कि दूध में पानी का अंश क्या है, वसा क्या है, सॉलिड नॉट फैट क्या है, जैसे एसएनएफ क्या है, तो उसके आधार पर हम क्वालिटी को जज करते हैं। और तीसरा जो है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा में 3 कारक है, जैसे भौतिक कारक है, रासायनिक कारक है और जीवाणु कारक है। सो अगर हमारा इंद्रियग्राही गुणवत्ता, कोई भी जो उपभोक्ता है अगर दूध खरीदता है, उनको फैट एसएनएफ और उसका सेफ्टी बाद में आता है, पहले उनका सेंसर है। जैसे हम घर पे पैकेट ओपन करने के बाद हम क्या देखते हैं, पहले तो रंग देखते हैं, उसका टेस्ट कैसा है वही चेक करते हैं, इसलिए कि ये पैरामीटर जो सेंसरी या इंद्रियग्राही पैरामीटर्स जो है वो हमें बरकरार रखना है। इसके लिए क्या करना है, अगर सेंसरी अच्छा रहने के लिए हमें संरचन, जैसे मान लीजिए कि भैंस का दूध है, भैंस का दूध में मलाई का अंश ज्यादा है, इसलिए उसका स्वाद भी अच्छा लगता है कई कई लोगों को। जैसे कि अगर खाद्य सुरक्षा में अगर जीवाणु कारक ज्यादा है, जैसे थनैला हो गया गाय के लिए, थनैला होने के बाद उसका फ्लेवर पूरा चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या है, ब्लड भी या खून का कण भी दूध में आने का संभावना है, तब क्या होगा, पूरा रंग भी बदल जाता है। और दूसरा जो है दूध की संरचना। संरचना क्या करता है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि दूध में ज्यादा से ज्यादा पानी का अंश है, जैसे यहाँ पे दिया है कि 83 से 88% तक पानी का अंश है। तो उसके अलावा जो हम बोलते हैं दूसरा जो बचा हुआ पदार्थ जो है उसको ठोस पदार्थ या टोटल सॉलिड बोलते हैं, इस 11.5 से 17% तक रहता है। इस ठोस पदार्थ का अगर हम डिवाइड करते हैं, इसमें वसा और वसा रहित पदार्थ, मतलब फैट और सॉलिड नॉट फैट। अगर गाय के अगर एफएसएसए के हिसाब से अगर हम देखें तो 3.2% तक, वही एसएनएफ गाय पे 8.3% तक रहता है। अगर वही भैंस में कितना रहता है, फैट मिनिमम 5% होना चाहिए और एसएनएफ जो है 9%। इस वसा रहित पदार्थ जो हम लैक्टोमीटर से, जो आप सोसाइटी में देखे होंगे, जो लैक्टोमीटर से जो हम मेजर करते हैं, उसमें हम इनडायरेक्ट वे में एसएनएफ, उसमें क्या क्या रहता है, प्रोटीन, लैक्टोज, विटामिन और मिनरल, ये सारे हम वसा रहित पदार्थ में हम जांचते हैं। ये फैट और एसएनएफ मतलब जो दूध का संरचना किसके आधार पर निर्भर होता है, जैसे यहाँ पे जो दिया है कि जो वाटर कितना दिया है, सो ब्रीड कौन सा है, वहां का फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब वहां का जो गाय रखने के लिए जगह कैसे है, जो राज्य का टेम्परेचर क्या है, बाहर का तापमान क्या है, और हम कैसे उसको पालते हैं। सो ये सारे पैरामीटर में ये हमारा दूध का जो क्वालिटी है या संरचना निर्भर होता है। खाद्य सुरक्षा में को प्रभावित करने वाला प्रमुख 3 कारक है। सो जैसे मैंने बताया था, तो खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सेफ्टी, जो हम दूध पीने के बाद हम जो उपभोक्ता है, जो हम है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे पेट संबंधी या उल्टी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। इसके लिए प्रभाव करने के लिए 3 कारक है, जैसे भौतिक कारक, और दूसरा है रासायनिक कारक, और तीसरा जो है जीवाणु कारक। पहले हम एक एक को देखते हैं। भौतिक कारक मतलब जैसे हम दूध छाना जाता है, उसमें जब छानने में अगर हम देखते हैं तो जैसे मक्खी है, गोबर, कचरे के कण या हरा चारा या चारा के कण, वो सारे मिल जाता है। जैसे सवाल अब उठता है कि इन सारे चीजों को हम भौतिक कारक भौतिक कारक कहते हैं। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब हम फिल्टर करते हैं या छानते हैं, कहाँ पे छानना है, या सोसाइटी पे या हमारा घर पे। ठीक है, मानिए एक एग्जांपल देता हूं, अगर जैसे यहाँ पे दिया है गोबर का कण जाने अनजाने से दूध में गिर गया, सो दूध दुहने के बाद हमारा घर पे ऑलमोस्ट आधा घंटे तक हमारा घर पे ही दूध रहता है सोसाइटी पहुंचने से पहले। तब क्या हो जाता है, एक गोबर का कण दूध में घुल जाता है, मतलब जो भी गंदगी है दूध में घुल जाता है। तब क्या होगा, अगर सोसाइटी में अगर इसी दूध को अगर फिल्टर करते हैं, गोबर कण को हम बाहर कर सकते हैं? सो नहीं, इसलिए कि ये जरूरी है हमारा घर पे जब भी दूध दुहने के बाद तुरंत उसको या कपड़े से या छाननी से एक बार फिल्टर करना जरूरी है। और दूसरा जो है रासायनिक कारक, दूध में जैसे मिलावट में बहुत सारे जो केमिकल्स यूज होता है, और अनजाने में बहुत सारे चीज दूध में आने वाले, जो जैसे पशु के इलाज होने के बाद जैसे दवाई का अंश भी दूध में आने का चांस है, और कीटनाशक का अंश भी दूध में आने का चांसेस है, और जैसे अफ्लाटॉक्सिन। मैं इन चीजों को बाद में बताता हूँ कि जैसे स्पेशली जो खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण मानक प्राधिकरण ने जो 2018 में एक सर्वेक्षण किया था, उसमें पाया गया कि ऑलमोस्ट लगभग 6,500 जो नमूने को एनालिसिस किया था, उसमें अफ्लाटॉक्सिन और दवाई का अंश उसमें प्राप्त हुआ है। सो इसलिए कि हम देखते हैं कि अफ्लाटॉक्सिन क्या है,
जैसे कि अफ्लाटॉक्सिन जो है एक प्रकार का विषैल पदार्थ है, जैसे हम बोलते हैं कि इसको टॉक्सिन बोलते हैं, जो एस्परजिलस प्रजाति के फफूंदे निर्मित करता है। सो इससे क्या होता है, जैसे ये दूध में कैसे आता है, जैसे यहाँ पे दिया है कि जैसे फफूंदी हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंगफली, जो फफूंदी हुआ मूंगफली जैसे पाउडर जैसा लग रहा है, आप इवन घर पे भी इसको आप देख सकते हैं, या मक्का जैसे पाउडर जैसा बन गया है। जैसे जहां पे नमी का अंश ज्यादा है, वातावरण में नमी का अंश ज्यादा है, या ग्रेन्स में, मतलब ये मक्का में ज्यादा पानी हमने स्टोर किया, अच्छा से नहीं सूखा है, सूखा वाला नहीं है, तो उसपे ये फफूंदी आने का चांस है। इससे क्या होता है, ये अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये अफ्लाटॉक्सिन का जो पशु स्वास्थ्य को कैसे उसका स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है, पहला जो है पशु खाना कम कर देता है। अगर खाना कम हो गया, मतलब इंटेक कम हो गया, तो उसका जो यील्ड जो है, जो पैदावार जो है, दूध की पैदावार वो कम हो जाता है। और दूसरा जो है, जैसे एक जो फंगस हुआ या फफूंदी हुआ, जो खाना पशु सेवन किया, तो जो गर्भधान दर कम हो जाता है या गर्भपात होने का चांसेस भी है। जैसे एक खाना जो अफ्लाटॉक्सिन शरीर में बढ़ गया, जो पशु के शरीर में बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली लिवर डैमेज होने का भी चांसेस है। सो अगर वही जो अफ्लाटॉक्सिन जब फीड में था, वो अफ्लाटॉक्सिन B1 माना जाता है। अगर वो दूध में आ गया तो उसको M1, जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे फीड में है तो ये अफ्लाटॉक्सिन B1 है, ये जैसे दूध में आ गए तो उसको अफ्लाटॉक्सिन M1 कहते हैं। जैसे M1 अगर दूध में आ गया, उसी दूध को उपभोक्ता कंज्यूम किया, मतलब हम कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, हमें भी बहुत सारे बीमारी आने का चांसेस है। जैसे पहला वाला जो है लिवर कैंसर, और दूसरा अक्यूट टॉक्सिकोसिस, मतलब जो पेट संबंधी प्रॉब्लम भी आने का चांसेस है, और जो हमारा इम्यूनिटी भी कम हो जाता है। और अफ्लाटॉक्सिन के साथ साथ हमें एंटीबायोटिक जो दवाई है उसके बारे में भी जैसे थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। जैसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया है वो प्रतिरोध देता है जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी दवाई जब हम इलाज के लिए देते हैं, कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, रिमोट एरिया में अगर डॉक्टर नहीं मिलता तो हम खुद दवाई दे देता है, मतलब किसान या कोई अगर ये टेक्नीशियन है वो खुद दवाई दे देता है। उनको पता नहीं लगता है कौन सा बीमार के लिए कौन सा दवाई देना है या कौन सा ग्रेड का देना है। तब क्या होता है, अगर उन्होंने ज्यादा भी दे दिया, देन जो बैक्टीरिया जो कारण करता है, रोग पैदा करता है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। वो रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या होता है, जब हम रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या होता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, जैसे हम बीमार पड़ते हैं या गाय बीमार पड़ता है, तो वो बैक्टीरिया पूरा रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके लिए नया एंटीबायोटिक का जरूर होता है, नहीं तो और एक्स्ट्रा डोज देना, मतलब एक्स्ट्रा मात्रा में उनको दवाई देना पड़ता है। तब क्या होगा, हमारा दूसरा जो ऑर्गन है जैसे कि लिवर है या किडनी है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है अगर ज्यादा दे दिया तो। इसलिए कि हमें एंटीबायोटिक को दुरुपयोग को कम करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। सो नहीं तो क्या होगा, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसे अभी आप कोरोना केस में देखा होंगे, अभी तक हमें वैक्सीन नहीं मिला था, लास्ट 2 महीने पहले हमें वैक्सीन मिला, मतलब ऑलमोस्ट लगभग 1 साल तक हमने जो कोरोना ट्रीटमेंट के लिए कोई वैक्सीन नहीं था। ऐसे ही अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सारे बैक्टीरिया जो सूक्ष्मजीव में हो जाता है, लेकिन जो भी हमारा अभी जो दवाई है वो काम नहीं करता, इसलिए हमें जरूरी है कि एंटीबायोटिक को कम मात्रा में यूज करना चाहिए। इसके अलावा हमें कई और अन्य अल्टरनेटिव मेथड जो है, अन्य विकल्प जो है, जैसे हमारा परंपरागत जो हम यूज करते थे आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट, ये सारे जो जैसे यहाँ पे जो दिया है थनैला के लिए जो क्या यूज करना है, सही से बहुत सारे जो रोग के लिए एनडीडीबी ने कुछ फॉर्मुलेशंस दिया है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया है, उसको आप यूज कर सकते हैं एंटी जो दवाई कम करने के लिए, सो ये यूज कर सकते हैं। और खाद्य सुरक्षा में तीसरा कारक जो है जीवाणु तत्व। जीवाणु मतलब क्या है, हर जगह उपस्थित होता है, ये सूक्ष्म जीव होता है, इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का सहायता चाहिए। इसमें क्या है, 2 प्रकार का होता है, एक लाभदायक और दूसरा हानिकारक। जैसे हमने पहले बताया कि लाभदायक बैक्टीरिया मतलब हमारा जो सिस्टम को अच्छा रखने के लिए भी बैक्टीरिया चाहिए, जैसे कि हम जब खाना खाने के बाद उसका पाचन करने के लिए भी बैक्टीरिया चाहिए। अगर वही हानिकारक बैक्टीरिया होता है तो हमें डिसेंट्री हो जाता है। सो जैसे लाभदायक बैक्टीरिया मतलब जब हम दही बनाते हैं घर पे या छाछ बनाने के लिए जो यूज करता है, सो ये सारे लाभदायक बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोइक एसिड बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं। और हानिकारक बैक्टीरिया कई सारे जो बैक्टीरिया है, जैसे टीबी सर ने जो बताया था, या ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया जो है, ये सारे हानिकारक बैक्टीरिया। जैसे एक बार हमारा शरीर के अंदर आ गया, उसका नंबर या प्रजनन बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली हम बीमार पड़ जाता है, ये सारे हानिकारक बैक्टीरिया है।
और दूसरा ये बैक्टीरिया जो है या जीवाणु जो है, गंदगी जहां पे है वहां पे ज्यादा अधिक होता है। और एक बार दूध में बैक्टीरिया आ गया या कीटाणु आ गया, देन उसको हटाने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए कि हमें उसका आना ही रोकना चाहिए। और फाइनली क्या है, जो बैक्टीरिया जो है, मतलब जो सूक्ष्माणु जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे जो पिक्चर में नीचे दिया है, जैसे 100 बैक्टीरिया है, 100 बैक्टीरिया अगर 1 घंटे के बाद ऑलमोस्ट 500 हो जाता है। जैसे एक बैक्टीरिया 2 होने के लिए सिर्फ 20 मिनट चाहिए, मतलब, और 2 बैक्टीरिया 4 होने के लिए और 20 मिनट चाहिए। आप सोच लीजिए, अगर जो शुरू में 100 बैक्टीरिया है उसको हमने 4 घंटे दे दिए तो ऑलमोस्ट 1 लाख बैक्टीरिया हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम दूध निकालने के बाद, मतलब दूध दोहने के बाद मिनिमम 3 घंटे या 4 घंटे से पहले दूध ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा हो गया, उसमें जो बैक्टीरिया का प्रजनन है, जो जीवाणु का प्रजनन है, उसको हम रोक सकते हैं। सर, তো এখন আমরা এই জীবাণুর ব্যাপারটা করব, যেটা তো আমরা বলেছিলাম যে আমরা ভৌতিকের ব্যাপারটা দেখেছি, রাসায়নিকেরটা দেখলাম, এবার আমরা দেখছি আমরা জৈবিক যেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। এখন আমরা জানি ব্যাকটেরিয়া কিন্তু মানে ভালো ব্যাকটেরিয়া হয়, খারাপ ব্যাকটেরিয়া হয়, তাই তো? কিন্তু একটা জিনিস রাখবেন যে ভালো খারাপের তো আমরা তো বিচার করতে পারি না, আমরা তো উপর উপর দিয়ে দেখি। কিন্তু তাও আমরা যাতে বেকারের এইসব ব্যাকটেরিয়া ফ্যাকটেরিয়া যাতে না হয়, তো আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের আশেপাশের জায়গাগুলো যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যদি জিনিস থাকে সবকিছুই, তখন দেখবেন অটোমেটিকলি এই জৈবিক এই যে সব ক্রিয়াগুলো, এই কীটনাশক মানে কীটগুলো কিংবা এই জৈবিক মানে আমাদের জীবাণুগুলো, এগুলো কিন্তু হয় না। নোংরা জায়গায় হলে এগুলো থাকবেই থাকবে, এটা এদের উপরেই চলে, তো এরা থাকেই এটার মধ্যে। আর আরেকটা জিনিস আছে, এটা মনে রাখবেন যে এরা না, এই জীবাণুরা না খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু বৃদ্ধি হয়। এটা যেরকম বলছিল যে তখন 100টা ধরুন এখন 100টা আছে, 1 ঘন্টা পরে সেটা 500 হয়ে যায়, 4 ঘন্টা পরে সেটা কত হচ্ছে, 1 লক্ষ হয়ে যাচ্ছে। তো আপনারা যদি মানে এই যে আমি সেরকম তখন বললাম যে দুধের মধ্যে অল্প একটু মানে ধুলো পড়লো কিংবা একটু গোবর পড়লো কিংবা গোবরের ছেটা পড়লো, তো আপনি যদি ভাবেন যে ও কিছুই হবে না, আধা ঘন্টার মধ্যে ওখানে যে কত কোটি জীবাণু বেড়ে যাবে আপনারা বুঝতেও পারবেন না। এই একটা জিনিস আমরা কখন কন্ট্রোল করতে পারি, যখন আমরা যেখানে দুধটা দোয়াচ্ছি, যেখানে আমরা আমাদের সকালের যে দুধ দোয়ানোর কাজ কিংবা বিকেলে দুধ দোয়ানো, ওইটাকে আমাদের খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আচ্ছা, এইটার সম্বন্ধে আপনাকে আমি চ্যাট বক্সে আমি একটা লিঙ্ক পাঠিয়েছি, আপনারা যদি পারেন তো দেখে নিন। হ্যাঁ, ওই লিঙ্কের সাথে আপনারা ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাবেন যে কেমন করে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা মানে শুদ্ধভাবে আপনারা কাজ করতে পারেন, আর মানে কি কি পদ্ধতি আছে সেটাও আপনি দেখতে পারেন। সাথে সাথে আমরা এটাও বলতে চাইছি যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা তো খারাপ না, না? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো সবাই ভালোবাসে থাকতে, ঠিক আছে? তো যখন আপনারা দুধ দোয়াবেন তার আগে জায়গাটাকে একটু পরিষ্কার টরিষ্কার করে নেবেন, দেখবেন যাতে বেশি ধুলো না উঠছে, দেখবেন যাতে গোবর ফোবর না ছেটাছেটি হয়, পেচ্ছাপ টেচ্ছাপ গরুর চোনা জানা না পড়ে। এটা যদি আপনারা আপনাদের লেভেলে যদি একটু মানে মন দিয়ে করেন, তাহলে এই যে জীবাণু যেটা আমাদের এখানে দুধের মধ্যে বৃদ্ধি পায় সেটা কিন্তু অনেক কন্ট্রোলে আসবে, ঠিক আছে? हाँ, दूध खराब कैसे होता है? तो इसमें क्या है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया था, जो सूक्ष्माणुजीवी है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। सो उसका प्रजनन कैसे होता है? पहले क्या है, दूध में सारे जीवाणु को पोषण प्रदान करता है। दूध क्या है कि उसमें सारे पौष्टिकांश है, जैसे कि फैट है, मिनरल्स, विटामिन है, उसके अलावा प्रोटीन भी है, लैक्टोज शक्कर का अंश है। उससे क्या होता है, जीवाणु दूध से पहले लैक्टोज खाना शुरू कर देता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो घर पे दूध धोने के बाद हम 3 से 4 घंटे तक हम आराम से बिना गर्म करके ही रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, धीरे धीरे उसका संख्या बढ़ जाता है। कैसे? जैसे लैक्टोज खाने के बाद, जैसे मैंने बताया था, 100 बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की रखती है तो 500 हो जाता है। मतलब अगर 4 घंटे रखती है तो 1 लाख हो जाता है। अगर 1 लाख होने के बाद उसका जो बैक्टीरिया की संख्या मान लीजिए कि और 20 मिनट में कितना होता है, 2 लाख बैक्टीरिया। सो इसे ही 4 घंटे में बहुत सारे बैक्टीरिया का वृद्धि होने के बाद क्या हो जाता है, उसमें एसिड जैसा खट्टापन हो जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि दूध फटने के बाद तैरने लगता है ऊपर, मतलब पानी सेपरेट हो जाता है, मतलब गैस प्रोडक्शन जो खराब जाए के, जैसे पहले हमने बताया था टॉक्सिन,
या विषयुक्त पदार्थ दूध विषयुक्त पदार्थ जो दूध में जो छोड़ देता है जो बैक्टीरिया, उसके वजह से दूध पूरा खराब हो जाता है। अगर एक बार दूध खराब हो गया उसको हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए कि हमें ध्यान देना है कि दूध में जो बैक्टीरिया आने का जो है, जो भी स्रोत जो है उसको हमें बंद करना चाहिए। और दूसरा, दूध को तुरंत ठंडा करना चाहिए, मतलब समिति पर देके वहां पे बीएमसी या चिलिंग सेंटर में जाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए, तुरंत ठंडा होना चाहिए। दूसरा, ये जीवाणु कहाँ से आता है दूध में। सो दूध में आने के लिए ये दूध में जो बैक्टीरिया जो या जीवाणु आता है उसके लिए एक माध्यम चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है कि पशु, अगर बीमार पशु है, जैसे मान लीजिए कि टीबी है या थनैला है, उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया आने का चांसेस ज्यादा रहता है। और पशु का गोबर जब हम क्लीन करते हैं या साफ सफाई कैसे रखता है। और दूध दोहक, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता, अगर रोगग्रस्त दोहक है तो उनसे भी जो बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया दूध में आने का संभावना है। और उपकरण हम कैसे उसको साफ सफाई रखते हैं या क्लीन करते हैं। अशुद्ध उपकरण है तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया रहता है। और वातावरण, जहाँ पे पशुओं को बांधते हैं या जहाँ पे मिल्किंग करते हैं, मतलब दूध दोहते हैं, वहां पे अशुद्ध स्थान है तो वहां पे मक्खी है। अगर दूषित पानी है, वायु है, मिट्टी है, तो वहां से भी अगर वो सारे गिर गए तो दूध में आने का चांसेस है। और संग्रहण और परिवहन, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या बर्तन कैसे रखते हैं, लंबे समय तक कमरे के तापमान पर हम रखते हैं। जैसे कि जो गर्मी सीजन में दूध जल्दी खराब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मानसून में या सर्दी सीजन में 4 घंटे रखते बाहर रख सकते हैं, तो समर में या गर्मी सीजन में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे हम रख सकते हैं। इसलिए कि वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। और कमरे के तापमान में परिवहन, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में जब हम स्प्रे करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि मक्खी के द्वारा संक्रमण के प्रसार कैसे होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, जीवाणु हर जगह मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे दिया है, गंदे जगह पे ज्यादा से ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया रहता है। अगर बैक्टीरिया दूध में आने के लिए एक माध्यम चाहिए, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है कि मक्खी या मक्खियां यहाँ पे एक माध्यम है। सो ऐसे बहुत सारे जो माध्यम है, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि अशुद्ध बर्तन, गंदे हाथ, इन सारे चीजों से बैक्टीरिया दूध में आने का संभावना है। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे पशु बांधने का जगह, रख रखाव करने के लिए जगह अगर ठीक नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर में, जो जहाँ पे फर्श जो है वो कैसे है, वहां पे क्लीनिंग पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा जो है, अगर मानसून सीजन में अगर आप देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि स्वच्छ गांव और स्वस्थ गांव, लेकिन अगर हमारा गांव स्वच्छ है लेकिन हमारा जो फूड सिस्टम है, जैसे मिल्क है या दूसरा जो भी है सब्जी है, वो भी अच्छा हम उगा सकते हैं, उसके वजह से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारा जो गांव भी अच्छा रहेगा। इसलिए कि इन सारे चीजों को हमें रोकना चाहिए। जो बैक्टीरिया जो है उसको हमें दूध में आने का रोकथाम करना चाहिए। अगर जो भी हमने जो अभी स्रोत को देखा है, वहां से अगर हम बैक्टीरिया को अगर कैलकुलेट करते हैं कितना कितना बैक्टीरिया आता है दूध में, जैसे कि यहाँ पे दिया है, जैसे पशु का बीमार पशु है तो लगभग यहाँ पे जो लाल कलर वाला जो दिया है, लाल कलर में जो दिया है, उससे ज्यादा बैक्टीरिया दूध में आने का चांसेस है। जैसा पशु का स्वास्थ्य अच्छा है उससे भी बैक्टीरिया आता है, लेकिन 500 से 2000 तक। लेकिन अगर इन्फेक्टेड अडर, मतलब थनैला रोग है, इससे कितना आता है, 2 लाख तक बैक्टीरिया आता है। मतलब ये सिर्फ पर ml, मतलब 4 बूंदे दूध में अगर हम देख लीजिए कि कितना बैक्टीरिया आता है। जैसे कि एक फ्लाई, मतलब मक्खी गिर गया दूध में, 2 से 5 लाख तक बैक्टीरिया 1 ml में आता है। सो अगर हम उसको परसेंटेज, मतलब फीसदी में अगर या 100 बैक्टीरिया में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो अगर बीमार पशु है तो उसमें से 5 बैक्टीरिया आता है। अगर बर्तन का साफ सफाई नहीं हुआ तो 60 बैक्टीरिया वहां से आता है। गोबर का घन या मक्खी गिर जाता है तो 20 और 10 बैक्टीरिया वहां से आता है। मतलब ये लाल कलर वाला अगर हम ऐड करते हैं, कितना आता है, ऑलमोस्ट लगभग 95% जो बैक्टीरिया इन 4 स्टेज में दूध में आने का चांसेस है। अगर बीमार पशु अगर हम छोड़ देते हैं, जो हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन जो बर्तन साफ सफाई करना या दूध छानना हमारा हाथ में, इससे कितना था, अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ बैक्टीरिया दूध में आता है, उसमें 90 लाख बैक्टीरिया, मतलब 90% बैक्टीरिया हम सिर्फ क्लीनिंग और फिल्ट्रेशन, मतलब छानने से और साफ सफाई, बर्तन का साफ सफाई करने से हम आराम से दूध का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सर, अगर दूध एक बार खराब हो जाता है तो उसको हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले बताया था, हम कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं सकते उससे। और अगर हम कंज्यूम भी कर लिया, अगर उपभोक्ता उसको पी लिया तो क्या होता है, उसका स्वास्थ्य में भी हानिकारक होने का चांसेस है। और अभी बहुत सारे किसानों को यह प्रश्न होगा कि अगर हम स्वच्छ दूध उत्पादन करते हैं तो हमें क्या फायदा है, मतलब हमें कुछ पैसा मिलता है या हमें कुछ
एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। सो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में होगा। ये हम जो 3 पॉइंट से हम एक्सप्लेन करते हैं कि पहला जो है स्वच्छ एवं अच्छी गुणवत्ता वाला दूध को अच्छी कीमत मिलता है। जैसे कि अगर हमारा दूध घर पे ही खराब हो जाता है, जैसे कि बहुत बैक्टीरिया संख्या बढ़ गया लेकिन दूध खराब हो गया, उसका नुकसान तो हमें ही होता है, मतलब किसानों का ही होता है। इसलिए और दूसरा जो है अगर बैक्टीरिया कम हो गया, जैसे बैक्टीरिया को अगर कम हो गया तो हमारा जो दूध जो हमारा डेयरी में जो हीट करना मतलब गर्म करने के लिए लगभग बहुत टेम्परेचर कम में हम गर्म कर सकते हैं। इससे क्या होता है जो स्टीम जो यूज होता है उससे हम बचा सकता है। और दूसरा जो है जो दूध को ठंडा करने में, मतलब अगर हम फील्ड में या बीएमसी में 4 डिग्री ठंडा किया, उससे जो बच जाता है वो हम डेयरी में फिर से दोबारा ठंडा करना जरूरी नहीं पड़ता है। तब इस दोनों केस में जो पैसा बच जाता है हम किसानों को वापस हम दे सकते हैं। जैसे कई सारे जो मिल्क यूनियन है, जैसे कर्नाटक में एक मिल्क यूनियन है या अमूल में कई सारे मिल्क यूनियन है, ये सारे ऑलमोस्ट 30 पैसे से 90 पैसे तक किसानों को जो प्रोत्साहन धन जो बोनस हम बोलते हैं या इंसेंटिव बोलते हैं उस माध्यम पर देते हैं। ये सारे इंसेंटिव कहां से आता है? जो भी हमारा जो प्रोसेसिंग में जो कास्ट बच जाता है उससे ही हम दे सकते हैं। और दूसरा जो है भारतीय दुग्ध पदार्थ में निर्यात की सहायता। जैसे यहाँ पे जो 2 पैकेट दिया है, जैसे अमूल गोल्ड और गुड लाइफ, ऐसा पैकेट आप मार्केट में भी देखा होंगे। जैसे सुवासित जो दूध है, जैसे फ्लेवर्ड मिल्क जो हम बोलते हैं जो पेट बॉटल में आता है, इन सारे जो प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत कम संख्या में बैक्टीरिया होना चाहिए। अगर ये बैक्टीरिया कम संख्या में होता है, हम जैसे इस पैकेजिंग में अगर पैक करते हैं तो जो 5 लाख से कम बैक्टीरिया वाला जो दूध को अगर हम गर्म करके जब इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम पैक करते हैं तो मिनिमम 3 से 6 महीने तक हम इसको कमरे के तापमान पर रख सकते हैं। अगर इस 3 महीने से 6 महीने अगर हम कमरे के तापमान पर रख सकते हैं तो हम इस दूध को कहीं पे भी जाके मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे दुबई हो या गल्फ कंट्रीज में कहीं पे भी जाके मार्केटिंग कर सकते हैं। जहां पे दूध का आवश्यकता है वहां पे जाके हम मार्केटिंग कर सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि इस दूध और पैकेट दूध के अंतर में जो रेट है, इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा उससे भी ज्यादा है, जो पैकेट दूध से भी ज्यादा है। जहां पे जो प्रॉफिट आ जाता है ऑटोमेटिकली हम किसानों को उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा जो है अगर बैक्टीरिया कम है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारे जो प्रोडक्ट दिया है, कलर में आप दिख रहा है कि लाल कलर है या पीला कलर, व्हाइट कलर में जो जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये सारे चीज का प्रोडक्ट है। चीज एक पनीर जैसा प्रोडक्ट है। अगर चीज को हमें बनाने के लिए ऑलमोस्ट लगभग 7 किलो दूध चाहिए, उसमें बैक्टीरिया कितना होना चाहिए? लगभग 2 लाख से कम होना चाहिए। अगर ऐसा दूध मिल जाता है और एंटीबायोटिक्स फ्री, मतलब एंटीबायोटिक्स नहीं है दूध में, सिर्फ तभी हम ऐसा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। आप सोच लीजिए ऑलमोस्ट 1800 वेरिएंट है पूरा दुनिया में जो चीज वेरिएंट है। अगर आप सोच सकते हैं कि इसका मार्केट कितना है, लेकिन हम तो यहाँ पे चीज अभी अभी बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है वहां पे इवन ब्रेकफास्ट मतलब सुबह नाश्ता में भी खाते हैं या डिनर में भी ये चीज को खाते हैं। अगर इस ऐसा सारे प्रोडक्ट में बहुत सारे मार्जिन मिलता है, जो अच्छा प्रॉफिट आ जाता है ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 मतलब 1 केजी दूध में 7 किलो चाहिए। अगर 1 केजी मुझे जो चीज बेचना तो सिर्फ मुझे 4 लोग चाहिए, लेकिन वही 7 किलो जो दूध बेचने के लिए मुझे 7 लोग चाहिए अगर 1 लीटर पकड़ते हैं। सो इसलिए है कि अगर ऐसा प्रोडक्ट हम बना के मतलब अच्छा क्वालिटी दूध से अच्छा प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में बेच देते हैं, ऑटोमेटिकली उससे जो फायदा मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, हम किसानों को दे सकते हैं। इससे क्या होता है हमारा देश के किसानों को और डेयरी का विकास भी हो जाता है। अगर डेयरी को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो पैसा जो है, जैसे मैंने बताया था 30 से 90 जो पैसा जो है लीटर, जो आपका फैट और एसएनएफ के अलावा जो पैसा मिलता है वो ऑलमोस्ट 30 पैसे से 1 रुपए तक हम आराम से किसानों को दे सकते हैं। ये हमारा स्वच्छ दूध उत्पादन के फायदा है। और अच्छी गुणवत्ता वाला दूध उत्पादन करने आपको अभी स्वच्छ दूध उत्पादन का फायदा मिल गया है। मतलब कैसे होता है, कैसे लाभ आता है किसानों को, मतलब किसानों का जो पैसा कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और उसको मेंटेन करने के लिए मतलब स्वच्छ दूध या उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छ दूध उत्पादन करना चाहिए। पहला जो है हमने अभी तक जानकारी लिया कि बैक्टीरिया से या जीवाणु से हमारा जो दूध का क्वालिटी कम हो जाता है। इसलिए कि पहले दूध में जीवाणु का प्रवेश को रोकना चाहिए। और दूसरा जल्द से जल्द दूध को ठंडा करना चाहिए। जैसे हमारा जो गांव पे या बीएमसी है या चिलिंग सेंटर है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे के अंदर अंदर मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर तुरंत दूध को ठंडा करना चाहिए, तब भी हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं।
यह है हमें स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए 12 महत्वपूर्ण तरीके, मतलब हमें कैसे करना है, स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करना है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो है साफ सुथरा और निरोगी पशु। हमने पहले बोला था कि बैक्टीरिया कहां से आता है, उसमें पहला वाला था अगर पशु रोगी है उसमें, या कई सारे जो संक्रामक रोग है जैसे ब्रुसेलोसिस है, टीबी है तथा अन्य बीमारी से ग्रसित हो तो ज्यादा से ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया दूध में आने का संभावना है। और अधिक जीवाणु होते हैं तो ऐसा दूध अच्छे दूध को भी खराब कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारा गांव पे एक सोसाइटी है, सोसाइटी में मान लीजिए 20 लोग वहां पे दूध डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक किसानों का गाय पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए थनेला है, तब उस दूध निकाल कर अगर हम समिति पे देते हैं तो वो पूरा ख्यान, मतलब जब हम 20 लोगों से भी दूध इकट्ठा करते हैं तो वो पूरा दूध को खराब कर देता है। इसलिए क्या है, हमें निरोगी पशु से दूध लेना है और पशु का जो स्वास्थ्य भी अच्छा रखना चाहिए। और दूसरा जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, बीमार पशु का दूध समिति पर नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि सारे जो भी दूध आता है हम समिति पर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हमने पहले जो एक्सप्लेन किया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध देता है जो बैक्टीरिया, मतलब बीमार पशु के इलाज करने के बाद जो दवाई का अंश 3 से 4 दिन तक दूध में आने का चांसेस है। ये सारे दवाई के लिए नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर आपको बताते हैं कौन सा दवाई 3 से 4 दिन तक दूध में आता है, वो हमें डॉक्टर का सलाह सुनना चाहिए और दूध, ऐसा दूध हमें समिति पर नहीं देना है। और तीसरा जो है पशु रखने की साफ सुथरी जगह। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर गंदा जगह है जहाँ पे हम पशु को बांधते हैं, वहां पे गंदगी है, वहां से ज्यादा से एनिमल जो स्वास्थ्य है, पशु का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। जैसे तनेला रोग आने का चांसेस है। कई कई जगह पे क्या होता है कि पूरा एनिमल का जो स्ट्रेस में आ जाता है कि जो दूध आना चाहिए तो उतना दूध नहीं देता है। इसलिए कि जहाँ पे हम पशु को बांधते हैं वहां पे जगह, मतलब एक छत होना चाहिए। और दूसरा जो है जगह हवादार होना चाहिए, मतलब पूरा हवादार होना चाहिए। जिसे जगह पर पशुओं को बंद रखते हैं कि वहां स्थान ऐसा हो कि जैसे यहाँ पे जो पिक्चर में दिया है, अगर कोई भी अभी शेड निर्माण कर रहे हैं तो वहां पे वो लागू कर सकते हैं कि जैसे नाली जैसा बना सकते हैं। जो भी जो मूत्र गिर जाता है वो तुरंत बाहर आ जाता है, कि वहां पे जो फर्श है वो पूरा ड्राई रहता है, मतलब सूखा रख सकते हैं। दूध दूहते समय फर्श को सूखा और साफ होना चाहिए, मतलब दूध धोने से पहले क्लीन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि गांव पे या एक दो लोग दोनों साथ में काम करते हैं तो हम दूध धोते धोते भी क्लीन करते हैं, तब क्या होगा जो भी गंदगी है वो दूध में आने का चांसेस है, जैसे धूल है, मिट्टी है, वो सारे दूध में गिरने का चांसेस भी है। और साफ पीने का पानी देना चाहिए, पशुओं को साफ पानी पिलाना चाहिए। जैसे कि दुधारू गाय के लिए मिनिमम, जैसे गर्मी सीजन है तो मिनिमम 60 लीटर पानी चाहिए, जैसे कि सर्दी सीजन है तो मिनिमम 50 लीटर पानी चाहिए। गंदा पानी पशु को कमजोर कर देता है, जैसे उनका पेट में भी, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम पानी लेके जाते हैं ना, तो वैसे ही पशु को भी कमजोर कर देता है। पानी रखने का जगह भी समय समय पर क्लीन करना चाहिए। और पांचवा क्या है, साफ सुथरे स्टेनलेस स्टील के बर्तन। सो स्टेनलेस स्टील के बर्तन इसलिए यूज करना है कि वो हम आसानी से या इजी से क्लीन कर सकते हैं और वो तुरंत ड्राई हो जाता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक कैन यूज किया, क्या होता है, पूरा अंदर एक चिकनाट जैसा बन जाता है, मतलब येलो कलर या पीला कलर जैसा बन जाता है, वो पूरा फैट जैसा उसके चिपक जाता है। उसको क्लीन करने के लिए बहुत समय भी चाहिए, और अगर उसमें दूध हम लेके जाते हैं या लाते हैं देन पूरा दूध तुरंत खराब हो जाता है। ऐसे यहाँ पे पिक्चर में दिया है राइट साइड में, जैसे इंटू मार्क में दिया है, जो एल्यूमिनियम कैंस जो है वैसे भी नहीं होना चाहिए। अगर अंदर कोने बन गया सो हम आसानी से क्लीन भी नहीं कर सकते। और दूध धोने पहले हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। जैसे यहां तक हमें कोने तक हमें हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। जैसे गंदा सामग्री संभालने के बाद, जैसा गोबर संभालने के बाद भी क्लीन करना है, जैसा टॉयलेट जाने के बाद भी क्लीन करना है। अभी तक कोरोना की वजह से हम सबको पता है कि सो पर्सनल हाइजीन, जो हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता कितना इंपॉर्टेंट है। सो वैसे ही दूध का जो बिजनेस हम करते हैं, मतलब दूध धोते हैं, दूध धोने से पहले या पशु के सामने जाने के पहले भी हमारा हाथ को धो लेना चाहिए। और सातवां जो है तनों की साफ सफाई। जैसे हम दूध धोने से पहले हम तन को शुद्ध पानी से क्लीनिंग करना है, साफ सफाई करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो सूखा हुआ कपड़े से पोंछना चाहिए। इससे क्या होता है, हम तो सब लोग ये करते हैं कि हम तो क्लीन तो करते हैं पानी से, लेकिन उसके बाद जो पानी गिरते रहता है तुरंत हम अगर हम दूध निकालना शुरू कर देते हैं तो जो भी गंदगी है जो पानी के मुखांतर हमारा बाल्टी में आ जाएगा। अगर आप ये हम
दूध धोते समय भी आप चेक कर सकते हैं कि जो पहला जो 100 ml का जो दूध का कलर कैसा रहता है, इसलिए कि ये जरूरी है कि एक सूखा हुआ कपड़े से पोंछना चाहिए जब पानी से क्लीन करने के बाद। और नेक्स्ट जो है, दूध धोने से हर थन से एक दो दूध निकाल कर फेंक देना चाहिए। सो ये इसलिए करना है कि जैसे मान लीजिए कि सुबह दूध हमने निकाला, उसके बाद में ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे का गैप रहता है। जब जो गैप रहता है, अगर एनिमल तुरंत जमीन पर बैठ लिया, अगर तब क्या हो जाता है, जैसे थन में एक मैकेनिज्म रहता है कि जो नाली जो दूध आने के लिए जो है यहां तक तो पूरा बंद हो जाता है। अगर जमीन पर तुरंत बैठ लिया तो एनिमल जो बैक्टीरिया जो है अंदर जाने का भी चांसेस है, जैसे यहाँ पे जो बैक्टीरिया अंदर जाता है इससे थनैला होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। अगर यहाँ तक बैक्टीरिया, अगर जैसे मैंने बताया था गाय या भैंस के मैकेनिज्म की वजह से यहाँ तक वो बंद हो गया, जैसे नाली बंद हो गया ऊपर, लेकिन ये वाला जो पोर्शन में बैक्टीरिया जाने का चांसेस बहुत रहता है। तो व्यक्ति साफ सुथरा और निरोगी होना चाहिए। अगर बीमार दूध दोने वाला तो व्यक्ति हानिकारक जीवाणु का स्रोत बन जाता है, जैसे कि टीबी अगर किसानों का है वो भी एनिमल को ट्रांसफर होने का चांसेस है। दूध दोते समय एवं संग्रहण करते समय किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है दूध कर्मियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जैसे किसी भी प्रकार की बीमारियां जैसे खांसी जुकाम बुखार जैसे दूध दोते समय ये सारे नहीं करना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कि हम खांसी करते हैं, जो हमारा जो बैक्टीरिया जो है दूध में जाने का चांसेस है। सो यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हाथ में कुछ गांव है उसमें पीलिया हो गया तो उन लोगों को दूध में या दूध दोहने का मतलब दूध नहीं दोना है। अगर करते हैं तो क्या होता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो थनैला कारण करने वाला बैक्टीरिया हमारा शरीर में रहता है वो पीयू से मुखांतर जो थन में जाने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है दूध देते पशु को हरा चारा खिलाइए। इससे क्या होता है, जब हम दूध दोते हैं तो पशु एक ही जगह पे खड़ा हो जाता है और खुश महसूस होता है। और तीसरा जो है, जब दूध दोने के बाद अगर हम हरा चारा खिलाते हैं, ये क्या करते हैं कि जब पशु तुरंत अगर जमीन पर बैठ जाए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अंदर जाके जो बैक्टीरिया जो है जमीन पर जो बैक्टीरिया रहता है वो अंदर जाने का चांसेस रहता है, इससे भी थनैला होने का चांसेस है। इसलिए कि हमें हरा चारा देना चाहिए। इससे क्या होता है, हम तो हरा चारा या दाना देते हैं लेकिन वो थोड़ा हमें टाइम देख के देना चाहिए। तब क्या होता है कि हमारा थनैला को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा जो अच्छा दूध का क्वालिटी भी हम मेंटेन कर सकते हैं। और जो है धोने के बाद तनों को साफ पानी से क्लीन करना चाहिए। उसके बाद जीवाणुनाशक, जैसे सर ने बताया था पहले, उसको गोले जो है जो कि जीवाणुनाशक है उसको हम डुबा सकते हैं, नहीं तो स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो भी जो हानिकारक जो बैक्टीरिया जो है जो अंदर जाने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है, उससे भी हम थनैला रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो उसके बाद में जब दूध धोने के बाद जल्द से जल्द दूध को टक्कर समिति तक पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दूध धोने के बाद ज्यादा से ज्यादा हम घर पे 10 मिनट तक ही रख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम रखते तो दूध तुरंत खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर जब हम बीएमसी है वहां पे भी हमें दूध को कम से कम समय पे अंदर ठंडा करना चाहिए। अगर क्या होता है कि जो 5 डिग्री से ज्यादा दूध हम रखते हैं या 5 डिग्री के तापमान से ज्यादा टेम्परेचर में अगर हम रखते हैं तो दूध तुरंत खराब होना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, अगर दूध खराब होना शुरू हो गया, जैसे मैंने बताया था चीज जैसा या दही जैसा प्रोडक्ट को हम नहीं बना सकते। और जो लास्ट जो स्लाइड है, सहकारी डेयरी सोसाइटी में क्या क्या होना चाहिए। जब हम क्वालिटी दूध लेके जाता है वहां पे जो इकट्ठा करता है सोसाइटी में, वहां पे भी ये सारा फैसिलिटी होना चाहिए, नहीं तो वहां पे भी दूध खराब होने का चांसेस है। जैसे एक ब्रीडिंग होना चाहिए और फर्श की हालत क्षतिगत नहीं होना चाहिए, मकड़ी की जाले मक्खियों के मुक्त होना चाहिए, जैसे विंडो है उसको जाली लगाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी का सुविधा होना चाहिए, दैनिक साफ सफाई होना चाहिए। जो भी वहां पे टेस्टिंग का मशीन या सुविधा होना चाहिए, जैसे अडल्ट्रेशन टेस्टिंग के लिए, फैट एसएनएफ टेस्टिंग के लिए भी वहां पे सुविधा होना चाहिए। कर्मचारियों का व्यक्तिगत स्वच्छता भी अच्छी होना चाहिए। जैसे हमने बताया था पहले स्लाइड में, जब हम दूध दुहने समय हम जो फॉलो करते हैं वहां जो सोसाइटी में भी वही रूल्स फॉलो करना जरूरी है। और अगर अच्छा क्वालिटी दूध है तो हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना के मार्केटिंग कर सकते हैं। उससे जैसे मैंने पहले बताया था, जो किसानों को फायदा कहाँ से मिलता है, जैसे हमारा प्रॉफिट कहाँ से बढ़ जाता है, जैसे अच्छा क्वालिटी उत्पन्न हम बना के मार्केट में बेच देते हैं तो हमारा जो
आमदनी बढ़ेगा, मतलब जो हमारा सोसाइटी या डेयरी के लिए अच्छा इनकम मिलेगा, तो उससे आपको फिर से आपको पैसा अच्छा मिलता है पर लीटर के बेसिस में। ये है एक साफ सुथरा स्वच्छ दूध संग्रहण केंद्र, जो आप इवन आपका भी जो सोसाइटी है वहां पे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और जो है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि जैसे क्वालिटी दूध मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए, इस सत्र में हमने पूरा चर्चा की गई है। सो ये मैं मानता हूं कि जो भी हमने सलाह दी है उससे आप क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको भी सहायता मिलेगी। और जो भी हमने जो 12 तरीके हम आपको बताया गया है स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में, उसमें कोई ज्यादा पैसा खर्च करने वाला कोई सलाह नहीं है। सो ये सारे हम आम तरीके से हम कर सकते हैं, हमारा घर पे जो भी जो फैसिलिटी है उससे हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। अगर क्वालिटी अच्छा रहे तो ऑटोमेटिकली हमारा यूनियन जो डेयरी है उसका भी जो अच्छा मार्केटिंग होगा। अगर अच्छा मार्केटिंग होता है तो आपको पैसा वापस अच्छा से मिलता है, जो आपका जो पर लीटर जो दाम है वो भी फ्यूचर में बढ़ जाता है। थैंक यू। তো আমরা এখানে এইভাবেই শেষ করতে চাই। তার আগে আমি নবীন কুমারকে আমরা মানে অশেষ ধন্যবাদ, লট অফ থ্যাঙ্কস নবীন। আর সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আবার পরে দেখা হবে। নমস্কার। नमस्कार।